नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए जो क्लास लेकर चल रहे थे उसमें कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज अपन फिर से आगे की क्लास लेकर चल रहे हैं। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके सामने क्लास लेके आऊँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए, अपन ने स्टार्ट कर रखी थी, अपन ने स्ट्रेट लाइन कर रखी थी। स्टार्ट क्या कर रखी थी आपने? स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखी थी। और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा था, यानी स्ट्रेट लाइन के कितने रूप में, स्ट्रेट लाइन को किस किस रूप में इक्वेशन लिख सकते हैं। उसमें हमने क्या लिखा था? स्लोप फॉर्म लिख लिया था। दो बिंदु दिए हुए हैं, उनकी फॉर्म लिख ली थी। यदि उसको आपके पास स्लोप दिया हुआ है तो उसकी फॉर्म लिख ली थी। ठीक है, तो कुछ एक हमने लिख लिया था और पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। आज स्ट्रेट लाइन में आप एक नई चीज लिखते हैं अपन, सारणिक रूप में रेखा का समीकरण। सारणिक रूप रेखा का समीकरण, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, उसका क्या पढ़ेंगे? सारणिक रूप। डिटर्मिनेंट फॉर्म में अपन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में अपन पहले करेंगे सारणिक रूप में। तो सारणिक रूप में आपके पास कैसे रेखा का समीकरण दिया होता है? आपके पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं। एक तो ए दिया हुआ x1 y1 और एक पॉइंट दिया हुआ b x2 y2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर हम सारणिक रूप में रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो रेखा का समीकरण आपके पास इन दो पॉइंट को मिलाकर जो रेखा का जो समीकरण बनेगा, रेखा का समीकरण, वो आपके पास क्या बनेगा देखना, x1 y1 और x2 y2 बराबर 0। तो सारणिक रूप में रेखा का समीकरण, आपके पास कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिए हुए, इनके बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, जिनके बिंदु कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपको? x1, y1 दिया हुआ है और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। तो उसका रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? किस फॉर्म में? सारणिक फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। लेकिन हम इसका यूज कहीं नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई मान आ जाए तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? यह भी एक रेखा को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चीज समझ गए क्या? ये तो था अपना सारणिक रूप। लेकिन यदि आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप रेखा का समीकरण कैसे लिखते हो? आपको मैंने समझाया था। 2 पॉइंट के लिए सबसे बेस्ट अपने पास अप्रोच है, वो मैंने आपको बताई थी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या हो गया? इसका ढाल हो गया, स्लोप हो गया, और x माइनस x1। ये फॉर्म सबसे बेस्ट है। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करोगे तो और सारणिक की जो वैल्यू निकालोगे, दोनों क्या आ जाएगी? सेम ही आएगी। तो समझ गए क्या? तो इस फॉर्म का अपन ज़्यादा यूज करते हैं, इस फॉर्म का यूज कम करते हैं। चीज़ समझ गए? तो ये था अपने पास डिटर्मिनेंट फॉर्म था, सारणिक रूप था, जिसके बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना जरूरी होता है, ताकि यदि एग्जाम में यदि कोई दो पॉइंट देकर आपको डायरेक्ट सारणिक का मान 0 कर दिया जाए तो आपके पास कौन सी सारणी का मान 0 होगा, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद में देखना, उसके बाद में दूसरी आपके पास आता है आज की क्लास के लिए अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप में क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी रेखा, यानी कोई भी रेखा का, उस रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष और y अक्ष पर, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष और y अक्ष पर a और b लंबाई का अंतःखंड काटती है। यानी उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष और
वाई एक्स पर क्रमशः ए व बी लंबाई का अंतःखंड काटती है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स एक्स और वाई एक्स पर क्या काटती है, ए और बी लंबाई का अंतःखंड। कितनी लंबाई का, कौन सी लंबाई का, ए और बी लंबाई का अंतःखंड। जैसे मैं इधर थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूं, यदि ये कोई रेखा है तो ये ओरिजिन है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये कोई रेखा है, यानी ये कोई रेखा दी हुई है, ये कोई क्या है, रेखा है, और इस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स पर कितना अंतःखंड काटती है, एक्स एक्स पर अंतःखंड काटती है वाई एक्स पर बी, और एक्स एक्स पर ए लंबाई का अंतःखंड काटती है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, उस चीज को समझना है, उस चीज को आपको समझना है। अंतःखंड फॉर्म के लिए आपको समझना क्या है कि एक्स एक्स पर कितना अंतःखंड काटा, ए लंबाई का अंतःखंड, ए लंबाई का अंतःखंड काट रही है, तो इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए कोमा जीरो। वाई एक्स पर बी लंबाई का अंतःखंड काटती है, इसका मतलब जीरो कोमा बी। फॉर्म अलग अलग है, लेकिन अपना जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो उसी अप्रोच से अलग रूप में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आपके पास सेम है, ठीक है। आपके पास क्या है, अंतःखंड दे दिया तो दो निर्देशांक आ गए। अब आपके पास एक निर्देशांक ए आ गया, ए कोमा जीरो, और दूसरा निर्देशांक बी आ गया, जीरो कोमा बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, सिंपल है। आपको पता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, उस चीज के बारे में आपको पता है तो देख लीजिए। उस चीज के बारे में पता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन की जगह मैं जीरो लिख देता हूं, बराबर y2 माइनस वाई वन, यानी b माइनस जीरो, अपॉन x2 माइनस x1, जीरो माइनस ए, यही तो आया, और x माइनस x1 यानी a। यहां से देखना y बराबर b अपॉन माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। पूरे को, इसको एक को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, बी को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का ए वाई बराबर बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। अब देखना, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, ताकि ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। सिंपल अप्रोच है। तो यानी ए वाई यानी बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। पूरी इक्वेशन में ए बी का भाग दे देंगे, पूरी इक्वेशन में ए बी का भाग दे देंगे, तो ये तो बी, एक्स के नीचे ए बी का भाग देंगे, बी से बी कैंसिल, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, बी, और बराबर में क्या आ जाएगा, वन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, अंतःखंड रूप में क्या हो जाएगी, अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। चीज समझ पा रहे हो। तो अंतःखंड रूप में सरल रेखा का जो समीकरण आपके पास जो प्राप्त हुआ, x अपॉन, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, क्या आएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन। चीज समझ गए। तो अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण आपको पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको डायरेक्ट डाटा देता है और आपको पूछ लिया जाता है कि अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए देखिए, आपके पास ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ए क्या है, यहां पर देखना, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। ए क्या है, एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड, एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड। बी क्या है, वाई एक्स पर अंतःखंड। चीज समझ गए क्या, इस चीज का बारे में आपको पता है। तो ये आपके पास अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। चीज समझ गए। ये था अपना एक छोटा सा फॉर्म था दूसरा, जिसके बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया कि किस रूप में इस समय, कारण कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का मतलब अपना ये नहीं है कि अपने को पढ़ना है,
अपने को 12th पास करनी। अपना मकसद क्या है? बेसिक यदि आपका क्लियर होगा, जितना बेसिक आपका क्लियर है, जितनी अप्रोचेज आपकी क्लियर है, उतना ही क्वेश्चन आपके लिए शॉर्टकट बन जाएगा। देखना एक छोटा सा क्वेश्चन लिखाता हूं। क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 4,3 से गुजरती है तथा उस रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग -1 है। देखना क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 4,3 से गुजरता है। किससे गुजरती है? 4,3 से गुजरती है तथा उस रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग क्या दिया हुआ आपके पास? -1। ये -1 है। तो कोशिश कीजिए, ये आपके पास -1 दिया हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखना बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो इस रूप में यदि आपको हर फॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है। जब तक इस क्वेश्चन में आप अंतःखंड फॉर्म को नहीं जानोगे, इंटरसेप्ट फॉर्म को, सरल रेखा की इंटरसेप्ट फॉर्म को नहीं जानोगे, तो आप इसको नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर हमको क्या पता पड़ेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ही इसमें काम आएगी। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतःखंडों का योग। अंतःखंडों का योग, अंतःखंडों का योग यानी अंतःखंड दिया हुआ है, इसका मतलब इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। और इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब अंतःखंड फॉर्म वाला ही इसमें फंडा काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में आपको पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में आपको पता है x/a + y/b = 1। ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है। देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा पढ़ाता हूं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है द लाइन इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ठीक है, तो ये चीज आपको दी हुई है। ये रेखा है, ये बिंदु किससे गुजरती है? 4,3 से, यानी बिंदु 4,3 से गुजरती है। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। ये वाली रेखा किससे गुजरती है? 4,3 से। इसका मतलब ये 4,3 किस पर है? इस पर है। इसका मतलब इस रेखा को, ये 4,3 है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? 4/a + 3/b = 1। ये चीज आ गई। इसका थोड़ा सा अपन और आगे हल करते हैं। तो देखिए 4b + 3a बराबर क्या हो जाएगा? ab। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी आपके पास अंतःखंडों का योग। अंतःखंड क्या है? एक तो a है और एक b है। इन दोनों का योग आपके पास a + b बराबर क्या दिया हुआ है? -1। ये आपको एक छोटी सी अप्रोच और दे रखी है कि अंतःखंडों का योग कितना दिया हुआ? -1। तो a और b का योग क्या दिया हुआ आपको? -1 दिया हुआ है। a और b का योग आपको -1 दिया हुआ है। तो यहां से आप a और b में से किसी एक चीज की वैल्यू आप यहां निकालो और इसमें पुटअप
कर दो, या फिर यहाँ पर आसान रहेगा तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो यहाँ से b बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो -1 -a, ये आपके पास b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपन, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखना 4 इंटू -1 -a प्लस 3a बराबर a इंटू -1 -a। इसको देखना -4a प्लस 3a बराबर -a स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो देखना आपके पास ये -4 है और ये देखो -4 ये, तो देखना इधर से आप -4 -3 क्या हो जाएगा, -a बराबर क्या हो जाएगा, -a स्क्वायर, -a से -a भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो गया 4। तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, +-2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। a की वैल्यू +-2 है, इसका मतलब एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस। यदि आपने प्लस लिया तो b की वैल्यू क्या आई, यानी a बराबर आपने 2 लिया तो b बराबर क्या आएगा, देखना a बराबर एक बार प्लस लिया आपने, देखो एक बार आपने प्लस लिया मतलब a बराबर 2 लिया, तो यहां से b बराबर आपके पास देखो 2 रखेंगे, देखना a की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो b की वैल्यू क्या आएगी -3, b की वैल्यू क्या आएगी -3। यदि a बराबर -2 रखेंगे तो b बराबर -2 रखेंगे, उधर जाते प्लस का हो जाएगा तो b बराबर क्या आएगा 1। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो देखना, एक बार तो x अपॉन a की वैल्यू 2 प्लस y, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 बराबर 1। यानी एक बार तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी। यदि और रूप में इसको लिखना चाहूं तो देखना, इसको माइनस को ऊपर ले लो और एलसीएम ले लो, तो 3x - 2y बराबर क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6। एक इक्वेशन तो क्या बन गई ये। यदि आप इक्वेशन में ये पुट करोगे, इसको पुट करोगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा -2 प्लस y अपॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसमें रख दो, पुट तो इसमें कर रहे हैं, तो माइनस को आप क्या ले लो, इधर ले लो या ऊपर ले लो, तो -2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा दूसरा। तो इसका आपके पास कितने आंसर आएंगे 2। तो उस रेखा का समीकरण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी इस रेखा का समीकरण हो सकता है। तो आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो चीज आप समझ गए होंगे। देखना अंतःखंड की बात कर रहा है तो अंतःखंड का मैंने समीकरण लिखा, जिससे पास हो रहा है वो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करें, ए बी में एक रिलेशन आया। दूसरा अंतःखंडों का योग दिया हुआ है, यानी a + b बराबर -1, एक रिलेशन ये दिया हुआ है। दोनों को कंबाइन करके मैंने हल किया, 2 इक्वेशन है और 2 आपके पास वेरिएबल है, तो दोनों का अपन आसानी से मान निकाल सकते हैं। हमने इसका मान निकाल के a और b का, a का मान आपके पास +-2 आया, एक बार प्लस लेके देखते हैं b का मान निकालते हैं, एक बार माइनस लेके देखते हैं और b का मान निकालते हैं। दोनों से अलग अलग 2 इक्वेशन प्राप्त होती है, वही अपना क्या होता है आंसर होता है। चीज समझ गए क्या, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। चाहे ये इक्वेशन दी हुई हो चाहे ये इक्वेशन, कई बार दोनों भी दी हुई होती हैं, तो आपका वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था अपना, जो आप भली बाती समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखना, अब एक फॉर्म और आती है जिसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हर चीज का अपन डेरिवेशन करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उसमें अपन कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपन बीच में छोड़ देंगे। देखना आपके पास अब जो अगली जो फॉर्म आ रही है आज की क्लास की, वो आ रही है लंब रूप। लंब रूप को आप बोलते हो परपेंडिकुलर।
या फिर लंब को अपन बोलते हैं नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। लंब रूप इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं और या फिर नॉर्मल फॉर्म भी इसको बोला जाता है। अब देखना इसके लिए आपको क्या करना है, देखना उसके लिए आपको क्या करना है और क्या दिया हुआ होता है और क्या आपको निकालना है, उस चीज के बारे में अपने को इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखना जो हमने पहले किया था उसी अकॉर्डिंग, कुछ भी इसमें स्पेशली नहीं है, नया नहीं है। आपको एक चीज आपको पता होती है कि किसी भी रेखा के समीकरण में लंब रूप निकालने के लिए लंब रूप का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि किसी रेखा का समीकरण, देखना लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखना, मैं आपको समझा देता हूं। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका मूल बिंदु 0 0 से इस पर लंब डाला गया है, इस पर क्या डाला गया है, 0 0 से लंब डाला गया है। इस लंब की लंबाई क्या है, P है, यानी ये बिंदु P है और इसकी लंबाई आपके पास क्या आएगी, देखो ये बिंदु P दी हुई है, ये कोण अल्फा पर लंब डाला गया है, इस बिंदु P की लंबाई आपके पास यानी OP बराबर क्या दिया हुआ है, P। OP बराबर क्या है, P। आपको क्या दिया होता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से इतने लंबाई का इतने कोण पर लंब डाला गया है, यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ इतने लंबाई का लंब डाला गया है। चीज समझ गए? तो ओपी क्या है, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। तो पहली चीज तो आपके पास ये होनी चाहिए, ओपी बराबर क्या है, पी। पी क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। दूसरी कोण अल्फा बना रहे हैं, मैं अल्फा भी लिख सकता हूं या थीटा भी लिख सकता हूं, वो मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा है आप अल्फा लिखो, आपकी इच्छा है थीटा लिखो, उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बुक्स में आपको अल्फा मिलेगा, कई बुक्स में आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो देखना पी का मान आपके पास ऐसा ही होता है कि किसी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई इतनी है तथा लंब के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी है, 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। चीज समझ, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब देखना, अब दूसरी चीज अपने पास जो इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इससे आप क्या डालो, इधर लंब, तो ये कोण अल्फा है, इसका परिणामी पी है। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, पी कोस अल्फा। उसके एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा इसका, पी कोस अल्फा, और इसके वर्टिकली क्या हो जाता है, पी साइन अल्फा। ये चीज समझ गए क्या, यानी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, पी कोस अल्फा, और वर्टिकली क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। तो एक्स एक्स पर जो लंबाई यहां पर आ गई वो क्या होगी, पी कोस अल्फा, और हॉरिजॉन्टली क्या आ गई, पी साइन अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, अरे इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, ये इसका परिणामी है। आप फिजिक्स में पढ़ते आते हो कि ये आप फिजिक्स में ऐसे कोई पॉइंट पढ़ते हो, ये किसी का भी परिणामी R है, ये इसके साथ थीटा कोण बनाता है, ये R है, थीटा कोण बनाता है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल तो क्या हो जाएगा, R कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा। ऐसा आप रिप्रेजेंट करते हो फिजिक्स में, आप बहुत अच्छे से आप इस चीज को बार बार रिप्रेजेंट करते हो। तो उसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल पी कोस अल्फा यानी एक्स एक्स के अकॉर्डिंग पी कोस अल्फा, उसके परपेंडिकुलर पी साइन अल्फा, क्योंकि पी क्या है इसका, पी क्या है इसका परिणामी है एक तरह से, पी क्या है परिणामी जो एक्स एक्स के साथ क्या है, अल्फा कोण। यदि आपके पास अल्फा कोण यहां पर मैं लेता तो आपके पास ये क्या हो जाता, पी कोस अल्फा, ये क्या हो जाता, पी साइन अल्फा। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये एक छोटी सी बात थी जो आपको समझानी थी।
अब देखना, अब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास इस लाइन का आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस पर एक बिंदु आ गया आपके पास, बिल्कुल सर बिंदु आ गया। बिंदु क्या आ गया आपके पास, P बिंदु आ गया, P कोस अल्फा और P साइन अल्फा। अब अपने को इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए यदि इस रेखा का ढाल अपने को पता पड़ जाए, यानी इसका m अपने को पता पड़ जाए, ढाल अपने को पता पड़ जाए, तो इस रेखा का आसानी से क्या निकाल सकते हैं अपन, इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन किससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ढाल और बिंदु रूप में रेखा का समीकरण पहले मैंने करवाया था फर्स्ट क्लास में। बिंदु आपके पास x1 y1 की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ क्या निकालना है, ढाल निकालना है। ढाल निकालने के लिए देखना, ये कोण अल्फा है, ये कोण 90 है, ये अल्फा ये 90। तो किसी त्रिभुज के जो बहिष कोण है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण आसानी से आपके पास क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा। ये कोण क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा। ये रेखा का ढाल हो गया, समझने की कोशिश करना। ये अल्फा ये 90 है, ये क्या है अल्फा ये 90। किसी भी ट्रायंगल की आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, यदि आपके पास कोई भी आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, यदि ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो ये कोण बहिष कोण क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये क्यों होगा ए प्लस बी, ये भी थोड़ा सा मैं आपको, ए प्लस बी, ये कोण कितना होगा, टोटल 180 होता है, 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, 180 माइनस ए प्लस बी, पूरा 180 होता है। तो वापिस 180 में से इसको क्या घटा देंगे, तो 180 माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी, 180 में से 180 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ये एक छोटी सी अप्रोच है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस है। तो इसका स्लोप, रेखा का स्लोप आपके पास क्या आएगा, रेखा का स्लोप, तो रेखा का स्लोप m बराबर 10 90 प्लस अल्फा। 90 प्लस अल्फा यानी 90 प्लस अल्फा कोट में, और प्लस अल्फा इसका मतलब 9 माइनस कोट अल्फा। तो ये आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन बन गई, और जिसमें m का मान आ गया m बराबर माइनस कोट अल्फा। तो यहां से m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस कोट अल्फा। वैल्यू पुट कर देते हैं, y माइनस y1 पी साइन अल्फा, ठीक है, बराबर m माइनस कोट अल्फा, x माइनस पी कोस अल्फा। कोट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टे कोस में लिख देते हैं। तो y माइनस पी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, x माइनस पी कोस अल्फा। साइन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं माइनस x इंटू कोस अल्फा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा। इसको इधर लेके आता हूं और इसको इधर लेके आता हूं, x कोस अल्फा को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, पहले से ही है y साइन अल्फा, p साइन स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा, p कांस्टेंट आएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ये x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, p। तो लंब रूप में रेखा का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो ये चीज समझ में आई होगी कि लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या प्राप्त होगा, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अल्फा क्या है, जो रेखा पर डाले गए लंब का x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ कोण, और p क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। चीज समझ गए, ये चीज आई कहां से, उस चीज का मैंने प्रूफ आपको दिया है। ये चीज समझ गए होंगे, भली बात है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे डिपेंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। चीज समझ गए, नोट कर लो। अब देखना, नोट कर लिया हो तो देखो, साथ साथ आपको नोट करना है,
कारण कि हर चीज़ का प्रूफ आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। बहुत सी बुक आप खंगालोगे तब आपको मिलेगा कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया। जब तक आपको डेरिवेशन नहीं आता तब तक ये डर रहता है कि क्वेश्चन आया कहाँ से। और अपन जितना पढ़ेंगे उसका सबसे पहला काम अपना थ्योरी कंप्लीट करना है विद डेरिवेशन। कोई भी ऐसा अपन नहीं छोड़ेंगे जिसका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, चाहे अपन कितने भी धीरे होके चलें, किस हिसाब से भी काम करें, लेकिन अपन डेरिवेशन को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना, अब लास्ट में अपन एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, व्यापक रूप में रेखा का समीकरण। व्यापक रूप में रेखा का समीकरण यानी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म में रेखा का समीकरण आप कैसे लिखोगे? जनरल फॉर्म में रेखा का समीकरण होता है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह आपके पास क्या होता है? व्यापक रूप में रेखा का समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चीज समझ गए? यह क्या होता है? जनरल रूप में रेखा का समीकरण होता है। यदि यही रेखा, इस रेखा के बारे में देखना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यदि ये रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है यानी x बराबर 0 मतलब बी वाई प्लस सी बराबर 0। y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा? 0 मतलब ax प्लस सी बराबर 0। यदि यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, इसका मतलब ax प्लस बी वाई, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 0 0 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो भी इसका समीकरण क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई बराबर 0। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में मैं नहीं चाहता कि आपको फालतू की हेडेक हो, जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है, कोई योगदान नहीं है। अपने को इसका व्यापक रूप लिखा हुआ मिलना चाहिए। व्यापक रूप के बाद में अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई स्लो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करो तो आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। चीज समझ गए? अब इस रेखा के समीकरण को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखना, बी वाई बराबर माइनस सी माइनस ए एक्स माइनस सी। चीज समझ गए? तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स, इधर लेके गए माइनस सी। तो यहां पर इसका आप ये है, ये तो क्या पहले भी कांस्टेंट था, अब भी कांस्टेंट है, तो इसको आप प्लस सी भी लिख सकते हो। लेकिन यहां से इस रेखा का जो स्लोप आएगा, इस रेखा का जो इस रूप में रेखा है उसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप क्या आएगा? यानी m बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस ए अपॉन बी। ये चीज थोड़ी सी याद रखने वाली है कि इसका आपको स्लोप पूछ लिया जाए, स्लोप पूछ ले तो इसका क्या जाएगा? माइनस ए अपॉन बी। ये स्लोप फॉर्म में होगी। यदि इस रेखा को पूछ लिया जाए आपसे कि इस रेखा को आप दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करो, ठीक है, जैसे इस रेखा के लिए पूछ लिया जाए आपको कि इस रेखा को अंतःखंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, अंतःखंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अंतःखंड फॉर्म के लिए देखो, समझने वाली चीज, रटने वाली चीज नहीं। अंतःखंड फॉर्म के लिए एक अंतःखंड एक्स अक्ष पे होता है, एक अंतःखंड वाई अक्ष पे होता है। एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटेगा? एक्स अक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, एक्स अक्ष पर y बराबर क्या होगा? 0। y कोऑर्डिनेट 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ax प्लस सी बराबर 0, तो x बराबर माइनस सी अपॉन ए। ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। वो इसी हिसाब से y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आपके पास क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस सी अपॉन बी। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण देखना आपके पास क्या प्राप्त होगा, वो चीज मैं लिख रहा हूं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये फॉर्म होती है आपकी अंतःखंड रूप की फॉर्म क्या होती है? ये। इसका मतलब इसको ax प्लस बी वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। इधर एक बनाना है, माइनस सी का भाग दूंगा मैं, तो ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी बराबर 1। अब x का कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, तो a को मैं नीचे ले आऊंगा, तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी। तो ये क्या आपके पास अंतःखंड, तो ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ये है,
और ये वाई एक्स पर काटा गया अंतखंड, ये आया। चीज समझ गए क्या? तो इस रूप में एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है वो फॉर्म होती है ये वाली, जिसका आपको बहुत जगह यूज करने को मिलेगा, बहुत जगह यूज करने को मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई ना? इतना ध्यान रखना और याद रखना। ये चीज समझ में आ गई? तो देखिए, अब ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो थोड़ा सा अपन और करते हैं आगे, एक दो पॉइंट और करते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, दो रेखाओं की स्थिति देखेंगे और दो रेखाओं के आपको क्या कराऊंगा मैं, बीच का कोण कैसे ज्ञात करें, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें, उस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करें, देखना। दो रेखाओं के बीच का कोण यानी एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब वो आपको कैसे ज्ञात करना है, जैसे आपके पास ये कोई कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं, आपके पास एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, यानी एक रेखा आपके पास क्या जा रही है, ये जा रही है। जैसे ये रेखा जा रही है, ये आपके पास y बराबर m1x प्लस सी है, और ये जो वाली रेखा ये y बराबर m2x प्लस सी2, ठीक है? यानी डाल अलग अलग है, रेखा का क्या दिया हुआ है, डाल आपको अलग अलग दिया हुआ है, m1x प्लस, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है? तो m1x प्लस सी, यानी इसका डाल m1 है, इसका डाल क्या है, m2 है। अब ये रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, θ1, और ये रेखा कितना बना रही है, θ2। तो m1 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से देखना, m1 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, m1 बराबर हो जाएगा tan θ1, m2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, tan θ2। ये इस रेखा का डाल है, ये इस रेखा का डाल है। ये पूछ रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है, तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल यानी ये, इस एंगल की बात कर रहे हैं, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या है, ये, ठीक है? दोनों रेखाओं के बीच का एंगल ये भी बात कर रहा है, लेकिन हम एंगल कौन सा लेंगे, जो छोटे वाला एंगल है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये एंगल, इधर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी दोनों रेखाओं के बीच ही बन रहा है, लेकिन हमेशा अपन एंगल है वो कौन सा लेंगे, छोटे वाला। चीज समझ गए क्या? तो देखना, ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तीनों त्रिभुज का ये कोण क्या है, θ2। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे इसको मैं कुछ मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो x प्लस θ1 बराबर क्या होता है, θ2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, यही हो जाएगा। बोलिए, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, बोलिए। चीज समझ में आ गई क्या? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपके पास ये जो एंगल बन के आया है, ये क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ये चीज समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो यही तो आपको ज्ञात करना है, θ2 माइनस θ1, ये तो ज्ञात करना है। तो इस एंगल को, ये दोनों के बीच का एंगल आपके पास, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल थीटा है, वो क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ये चीज समझ में आ गई कि θ2 माइनस θ1। तो यहां से देखना, टेन ले लेता हूं मैं, टेन थीटा बराबर टेन θ2 माइनस θ1। टेन θ2 माइनस टेन θ1 का फॉर्मूले को टेन a माइनस बी, तो टेन θ2 माइनस टेन θ1 अपॉन 1 माइनस, ऊपर क्या दिया हुआ है आपको, माइनस दिया हुआ, तो माइनस आएगा टेन θ2, और 1 प्लस टेन θ2 इंटू टेन θ1। टेन θ1 तो क्या है, m1 है, टेन θ2 क्या है, m2 है। वैल्यू पुट कर दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, दोनों रेखाओं के बीच का कोण टेन थीटा बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
अब दूसरी चीज ये आती है, इसका अपन क्या ले लेते हैं, मोड। इसका मोड क्यों ले लेते हैं उस चीज को देखना। इसका मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि ये कोण मोड नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में आते ये कोण कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बाहर वाला एंगल आ जाएगा। तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा तो ये नहीं लेना दोनों रेखाओं के बीच। दोनों रेखाओं के बीच एंगल क्या होना चाहिए, छोटे वाला। तो छोटे वाला लेने के लिए अपन क्या हो जाएगा, राशि क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसके लिए मोड, जो आपकी बुक्स में लिखा हो मोड ले लिया तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं होता। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मोड ले लिया। मोड का मतलब है कि राशि है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव में होनी चाहिए। और पॉजिटिव के लिए आपके पास क्या है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना। ये चीज समझ गए। तो दो रेखाओं के बीच एंगल की बात आती है, तो दो रेखाओं के बीच एंगल क्या निकालते हैं, दो रेखाओं के बीच कोण निकालना हो तो दोनों रेखाओं को किस रूप में रखोगे। पहली कंडीशन आपको क्या है कि दोनों रेखाओं को किस फॉर्म में लिखोगे, y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्म में। चाहे आपको किसी भी रूप में, कोई भी रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसको क्या लिखेंगे, y बराबर mx प्लस सी। y को सिंगल वेरिएबल मानेंगे, इक्वल टू y के बराबर में लेके जाएंगे सब कुछ। x का कांस्टेंट है वो m1 हो जाएगा और c आपके उसका कोई लेना देना नहीं है एंगल निकालने के लिए। ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस हिसाब से हमने एंगल को ज्ञात किया है और कैसे क्या किया है। अब इसी में एक छोटी सी प्रॉपर्टी आती है, यदि ये θ2 माइनस θ1 यानी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बन जाए, 90 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू क्या बन जाए, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ये थीटा है और इसका मान 0 हो जाए। पहले देखो दो कंडीशन देखने, थोड़ा सा मिटा देता हूं। दो कंडीशन आपके पास है, बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो आपके पास निकल कर आएगा। यहां से आपके पास दिया हुआ है, पहली कंडीशन क्या आती है, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, समांतर हो। यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0। दोनों रेखाएं समांतर हो इसका मतलब आपके पास टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। समांतर होगी तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब आपके पास फॉर्म में क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है, देखना समझने की कोशिश करना। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी जगह 0 रखेंगे, नीचे वाली 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब एक दूसरे के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन देखना, लिख लिया होगा आपने। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। दूसरी कंडीशन आती है, दोनों रेखाएं लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और टेन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूं। तो वही चीज आपके पास दिया हुआ टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी जगह 1/0 लिखूंगा मैं, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या। इसका मान क्या होता है, अरे इस चीज का मान, ये चीज समझ में आई क्या, m1 m2 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, ये चीज समझ गए। इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस m1 m2 बराबर, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, m1 m2 बराबर -1, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
यदि m1 बराबर आपको निकालोगे तो -1/m2, यानी आपके पास किसी एक रेखा का डाल दिया हुआ है और उसको उल्टा कर देंगे आप और नेगेटिव कर देंगे तो उसके लंबवत रेखा का ढाल आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा है। m1 m2 बराबर -1, यदि आपको एक रेखा का डाल दिया हुआ m1 बराबर आपके पास दे दिया -2/5, ठीक है, तो आपके पास m2 बराबर आप क्या हो जाएगा, इसके लंबवत रेखा का डाल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5/2, ये इसके लंबवत रेखा का डाल आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लेना, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि m1 m2 बराबर क्या है, -1, m1 m2 बराबर क्या है, -1, यानी दोनों के स्लोप का जो गुणनफल है वो -1। तो रेखाएं, एक स्लोप आपको दिया हुआ, दूसरा लंबवत रेखा का स्लोप निकालना है तो उसका क्या कर दो, -1/m1 कर दो, तो दूसरी रेखा की लंबवत रेखा का स्लोप आ जाएगा। तो उस चीज का बहुत रिजल्ट का यूज होगा। तो किसी भी लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपने पास ये होती है, तो ये होती है लंबवत के लिए। तो ये अपने पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में आज की क्लास में हमने अध्ययन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने निकाले हैं, जो भी फॉर्म हमने आज की क्लास में पढ़ी है, हर डेरिवेशन में आपको करवा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। हर डेरिवेशन करेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे और आगे भी इस चैन को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरी क्लास पे, आज क्लास पे नया है, कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ता है, वो क्लास को देखिए कि किस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कितना डीपली पढ़ाया जाता है, हर चीज़ का डेरिवेशन करवाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने हमारा पर्पज़ नहीं है, मेरा पर्पज़ केवल क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा पर्पज़ है आपको बेसिक नॉलेज हो। क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो, गाइड से भी कर सकते हो, बहुत से टीचर करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करवाना नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो बुक में आपको ढूंढने में तकलीफ होती है, समझने में दिक्कत आती है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हर इच्छा होती है हर स्टूडेंट की ये फॉर्मूला कहाँ से है। तो उसके लिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन बताऊंगा और उस पर डिपेंड क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास ऐसी क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके, कोई भी बच्चा इस चीज़ से वंचित नहीं हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम। मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप सब जानते हो। जो बेसिक टर्म है वो मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ और समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।